नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो बिहार में 3 दफ़ा मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बिहार के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनसे हम बिहार की बेहतरी, आम लोगों के जीवन, सरकार के काम करने के तरीके, प्रायोरिटी और इनके खुद के लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। जगन्नाथ जी, बिहार को 80 के दशक में जहां आपसे छोड़ के आए, आज वो कहाँ बिहार है? जो विकास के कार्यक्रम थे सभी क्षेत्रों के 80 के दशक में जी, वो आके थम गया, रुक गया मार्च 90 के बाद से। जी, जो थम गया, विपरीत दिशा में गई, अराजकता में गई, विकासहीनता में गई, दिशाहीनता में गई, उसको पटरी पर लाने का काम फिर से अगर शुरू हुआ है तो वह नवंबर 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए। इसलिए समझते हैं 15 साल बिहार में अराजकता रहा। एक दिशाहीनता थी, विकासहीनता थी, अराजकता थी। वे साबित होते रहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर जितने अध्ययन हुए उन दिनों में, उससे भी। लेकिन एक फ़र्क जिसको कहते हैं ग्रेट डिवाइड रेखा, अगर हम खींच सकते हैं तो ये खींच सकते हैं कि नवंबर 2005 के बाद के बिहार में परिवर्तन की सारी संभावनाएं बनी। जहां हम लोगों ने छोड़ा था बिहार को, वह फिर से वापस आने लगा। इससे सवाल भी जो हुआ, जबकि चुनाव का अभियान दौर चल रहे थे, 15 साल की चर्चा होती थी। जी, बिल्कुल। 2090 के बाद की बिहार चर्चा होती थी। 90 से पहले की बात चर्चा नहीं होती थी। अच्छा। मुद्दा नहीं था। यही बात साबित करता है कि 2005 में जो चुनाव हुआ उसमें चुनावी मुद्दा था 15 साल। और 15 साल के पहले जो आपका रेजिम था, जो हम लोग का रेजिम था कांग्रेस का, उसकी उपलब्धियों को उन्होंने स्वीकारा और प्रत्यक्ष रूप से ही साबित होता था। विवाद नहीं रहा। वो विवाद का इशू नहीं बनाइए। दूसरा ये कि आप एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, आम लोगों के बेहतरी के लिए क्या किया गया? एक दो बातें इस मामले में हैं। एक तो तत्कालिक लाभ के, दो दीर्घकालिक लाभ के। तत्कालिक लाभ के हैं कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं लोगों की, उसको एक्सटेंड किया जाए, उसको ध्यान दिया जाए। दूसरा है दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। तत्कालिक लाभ के संबंध में पिछले 7 साल में अनेक कार्यक्रम नीतीश कुमार शासन ने किया है और वह समाज के सभी वर्गों को साथ लेने की कोशिश हुई है, खास करके दलित, महादलित, पिछड़े, गरीब। जब हम 1992 के LPG रिजीम, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये उम्मीद की गई थी कि आम आदमी का जीवन बेहतर होगा और बिहार ऐसे स्टेट से बाहर पलायन नहीं होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन बिहार में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया और शायद इसका मूल कारण ये था कि बिजली नहीं है आपके पास। अब कहा ना कि मूल कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बात समझिए, बिहार के पिछड़ापन का इतिहास देखना चाहिए। चूँकि जहाँ 1900 के प्रारंभ में देश हिस्सों में बिजली उत्पादन आया, हमारे यहाँ बिजली उत्पादन आया 1960 में, सिकर सिंह ज़माने में, जब बरौनी का उत्पाद शुरू हुआ, पतरातुक हुआ, DVC से बिजली आने लगी। दूसरे प्रदेशों में बिजली बहुत पहले आई, हमारे बिजली नहीं। जब बिजली होएगी नहीं तो फिर उद्योग बनेगा कैसे? लेकिन आपके यहाँ तो हाइडल की काफ़ी गुंजाइश थी। हाँ, ये वह भी समझिए, तो वह भी हाइडल की संभावना अगर बनी तो हमारे ज़माने में कोसी प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 20 मेगावाट की हाइडल पावर बनाई और हमने अपने ज़माने में हाइडल कॉरपोरेशन एक बनाई जो पहले नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां आपके यहाँ बिहार में नहीं आ पाई क्योंकि आपके पास कुछ नहीं था निश्चित उनको देने के लिए। नहीं, एक बात मानिए कि बिहार का दुर्भाग्य रहा कि निजी निवेश, सार्वजनिक निवेश दोनों कम हुए हैं राज्यों की तुलना में। अगर 52 से जैसा प्लान शुरू हुआ है, उसे आप देखेंगे कि पर व्यक्ति पूंजी निवेश योजना में बिहार सबसे कम है और उसी तरह से पर व्यक्ति केंद्रीय सहायता सबसे कम है। उसका मुख्य कारण यह है कि बिहार का आंतरिक साधन नहीं था। जगन्नाथ जी, 70 के मध्य में 76 के आसपास आपने उन इश्यूज को उठाया था जिसको अभी बिहार की सरकार उठा रही है, और वो है विशेष राज्य के दर्जा के बाद। लगभग 30 साल पहले आपने इस इशू 35 साल पहले आपने इस इशू को उठाया था और आपने व्यापक उल्लेख भी किया था और शायद उसके कारण आपकी सरकार को शहीद भी होना पड़ा था। जब ये मांग उठ रही है तो आप क्या सोचते हैं? बिहार के मामले को हमने समझ किया था। हमारे लिए कोई उपाय नहीं है, हमारे लिए खास व्यवस्था अगर नहीं होगी
तो हम नहीं चल सकते। चूँकि राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो सिद्धांत बनाई थी सेंट्रल पूल में डिवीज़न के, वह भी हमारे हित में नहीं था। और जिस तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा था रॉयल्टीज़ के बारे में, सेल्स टैक्स के बारे में, इन तमाम सवाल कहा था कि हमारे लिए विशेष व्यवस्था चाहिए, तभी हम कोप कर सकते हैं दोनों। इसलिए पहली आवाज़ 76 में राष्ट्रीय विकास में उठाई और ये आवाज़ हमारी उठती गई लगातार हर मीटिंग में। और मुख्यमंत्री की हैसियत से 26 जुलाई 83 को विधानसभा में इन तमाम बिंदुओं को हमने प्रस्तुत कर दिया। और जब प्रस्तुत कर दिया तो माना गया कि केंद्र पर हम आक्रमण कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के भीतर में हमारे डिसिडेंट हुआ करते थे, वो इंदिरा जी कहते थे कि जगन्नाथ जी तो केंद्र से टकराहट चाहते हैं, आप नेतृत्व के विरुद्ध हो जा रहे हैं, इसलिए तमाम सवाल उठा रहे हैं। तब आप बिहार की बेहतरी की बात कर रहे हैं। अब बेहतरी की बात कर रहे थे और हमने सवाल ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान एक गाँव है, वो गाँव में एक टूटी झोपड़ी है बिहार, अगर गाँव के मालिक से वो टूटी झोपड़ी वाला फरियाद करता है तो टकराहट न कहना चाहिए, वो न्याय की मांग होती है। ये हम तर्क दिया कि इंदिरा जी को भी कि हमारे डिसिडेंट आप कहने आते हैं, टकराहट नहीं चाहते हैं, हम बिहार की आवाज़ बनना चाहते हैं, बिहार गरीबी बेदना पीड़ा को उजागर करना चाहते हैं। चूँकि इन सवालों को पीछे रखा नहीं जा सका, अनदेखी हो गई, उन सवालों को आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस में आपके दुश्मन अगर इसका विरोध नहीं करते तो बिहार की तस्वीर आज बहुत बदल चुकी होती। निश्चित रूप से जो हमने कहा, जो स्पीच हमने दिया था असेंबली में, और एक रिकॉर्ड हमने बना दिया इतिहास का, उस स्पीच को टेलीग्राफ लिखा कि स्पीच एट काउ जगन्नाथ जॉब। 26 जुलाई का हमारा स्पीच है और 13 अगस्त को हमारा निष्कासन हो गया। एक बात सामने आती है जो प्लानिंग कमीशन के मनटेक सिंह अहलुवालिया बार बार दोहराते हैं कि जो क्राइटेरिया फिक्स्ड है विशेष राज्य के दर्जा के लिए, उसमें बिहार नहीं आता और उसे नहीं मिलेगा। नहीं है, हम समझते हैं कि सबसे बड़ा क्राइटेरिया थोड़ा है जब भी पिछड़ापन, क्योंकि प्रति व्यक्ति की आय सबसे कम है, प्रति व्यक्ति की पूंजी निवेश सबसे कम है, प्रति व्यक्ति केंद्रीय सहायता सबसे कम है, प्रति व्यक्ति विदेशी पूंजी निवेश बिहार सबसे कम है, निजी निवेश सार्वजनिक निवेश बिहार में सभी राज्यों से कम है। इसकी वजह से बिहार का पिछड़ापन है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में, सड़क में, बिजली में। आखिर मापदंड क्या होगा? क्योंकि विशेष राज्य की दर्जा का अर्थ यही है कि समकक्ष लाने की। एक बात जो आती है वो ये कि जब 2004 से पहले केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तब बिहार से और झारखंड से बड़ी संख्या में केंद्र में मंत्री थे, तब उन्होंने इन इश्यूज को नहीं उठाया और न ही पहल किया। ये निश्चित रूप से, क्योंकि जिस समय ये बिल पास हो रहा था, हमने अपनी पार्टी बनाई थी भारतीय जनता कांग्रेस। उस कांग्रेस की तरफ से हमने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा था इसके खिलाफ। मुराद साहब के हम सदस्य थे, हमने सवाल उठाया था राज्यसभा में, अडवाणी साहब गृह मंत्री थे। हमने कहा था कि राज्य बंटवारा क्यों कर रहे हैं आप? चूँकि राज्य बंटवारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी से, राज्य ऑर्गेनाइजेशन से, एक्सपर्ट कमेटी से, पॉलिटिकल डिसीजन से राज्य का बंटवारा नहीं हुआ अभी तक, इसे आप क्यों कर रहे हैं? तो अडवाणी जी का जवाब था, चूँकि बिहार की असेंबली ने यूनानिमस प्रस्ताव पास कर दिया है। तो हम कहा यूनानिमस पास करने पॉलिटिकल था। हमने कहा क्यों पास हुआ? चूँकि जब लालू प्रसाद जी की सरकार गई और चारा घोटाले में वो जेल गए थे ज़माने में, उस समय सरकार बदली, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी। विश्वास प्रस्ताव लेने के लिए उनको गवर्नर ने कहा, असेंबली में उनका बहुमत नहीं था, चूँकि शरद यादव जी अलग हो चुके थे, 35 साल से एमएलए उनके साथ चले गए थे, लालू जी अल्पमत हो गए थे। अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने शिबू सोरेन समझौता किया और कहा कि हम तुमको आज का दर्जा, उनको सत्र दिया, अगर आप प्रस्ताव पास करें असेंबली से तभी उन्नीस एमएलए का हम सपोर्ट आपको देंगे। हमने इसी पर विरोध, कांग्रेस हमने विरोध किया कांग्रेस के फैसले का। आत्मघाती होगा, आप आरजेडी सरकार गिरने दीजिए, जाने दीजिए, मध्यावधि चुनाव कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई और इसी को मुद्दा बना के हमको 6 साल के लिए कांग्रेस का आश्रित कर दिया गया। कभी महसूस किया आपने कि जिस पार्टी में आपने पूरी जिंदगी लगाई वो पार्टी मूल सिद्धांतों से भटक गई है? निश्चित रूप से कांग्रेस में तो एक सिद्धांत नीतिहीनता हो गई है। इंदिरा जी की नीतियों से, जवाहरलाल जी की नीतियों से कांग्रेस अलग हो गई है और हम समझते हैं कि ये बहुत घातक साबित हो रहा कांग्रेस के लिए। जैसी आर्थिक नीतियाँ उदारीकरण की नींव पर बनाई जा रही हैं, जिस तरह से अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, जो खुले बाजार दिए जा रहे हैं, जिस तरह की छूट बोरा से कंपनी की जा रही हैं और जिस तरह से आर्थिक नीतियों से विषमताएं पट रही हैं, देश कुछ लोगों तक ही, अभी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त अर्जुन सेन कमेटी ने कहा है कि आर्थिक सुधार का लाभ केवल 24 करोड़ लोगों को मिल रहा है। तो 125 करोड़ के देश में केवल 24 करोड़ लोग प्रभावित हैं, बाकी 100 करोड़ लोगों का क्या होगा?
100 करोड़ लोगों में जो विषमता व्याप्त हो रही है, असंतोष व्याप्त हो रहा है, अंतर्गत लोकतंत्र का खतरा होगा। कभी आपने ये महसूस किया कि 1990 के बाद बिहार की पूरी राजनीति बैकवर्ड बेस्ड राजनीति हो गई और उसमें आप एक कुलीन ब्राह्मण थे, उसलिए आप स्वीकार नहीं थे यहाँ के पॉलिटिकल बॉसेज के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, इसलिए आपको शहीद होना पड़ा और मुख्य धारा से अलग होना पड़ा? इस बात पॉलिटिक्स एक बात फर्क पड़ गया ना, 90 का जो 89 का इलेक्शन बीपी सिंह की हवा की इलेक्शन थी और 90 का बिहार का इलेक्शन भी बीपी सिंह की इलेक्शन थी। उसमें लालू यादव नहीं थे, उसमें जातियाता नहीं थी, सभी जात के लोगों ने वोट दिया जनता दल को उस ज़माने में। आंकड़ा आपको देखना चाहेंगे तो देखेंगे आप, चूँकि ये बदला है मंडल कमीशन के बाद, जब बीपी सिंह जी ने अपना जब देवीलाल के मुखालफत के बीच में उन्होंने 7 अगस्त को 90 को लागू किया मंडल कमीशन, तो परिस्थिति बदल गई। एक हम ये बताना चाहते हैं उस रिपोर्ट का, उस फैसले को हमने सपोर्ट किया कांग्रेस तरफ से, और हमारा सबूत है बिहार असेंबली के प्रोसीडिंग कि 22 नवंबर 90 का हमारा स्पीच है बिहार असेंबली में। आज विपक्ष के नेता के हैसियत से हमने पूर्णतया मंडल कमीशन को सपोर्ट किया कांग्रेस की तरफ से, और कर्पूरी ठाकुर जी ने जब लागू किया था आरक्षण, उसमें विपक्ष के नेता थे 78 में, उस समय भी हम कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को, आरक्षण को हम सपोर्ट किया था। इससे पिछड़े वर्ग की राजनीति को हमने समर्थन दिया हमेशा। ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में जगन्नाथ जी से ये जानना चाहेंगे कि बिहार में जेडीयू सरकार में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और सरकार के काम करने की जो शैली है वो बिहार के बेहतरी के लिए किस हद तक सही और गलत है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।